नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीएसटी के एक और सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम सर कंटिन्यू करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी चैप्टर को। सर हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में ई कैश लेजर के बारे में हमने पढ़ा था सर लास्ट क्लास में। आज सर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर चैप्टर को। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेसिकली क्या होता है सर? ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की तरह ही होता है। क्या मतलब सर? सर बेसिकली ये टैक्स पेयर क्या है, एक एसेट है। टैक्स पेयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उसकी क्या सर, एक एसेट है। तो इट रिफ्लेक्ट क्रेडिट बैलेंस, दैट इज आईटीसी बैलेंस ऑफ सच टैक्स पेयर विद डिपार्टमेंट। सर समझाओ हमें एक बार। मैंने कहा जी ओके, रजिस्टर्ड पर्सन हूं सर मैं, टैक्स पेयर क्या रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर उसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी है और उसने परचेज पे जब जीएसटी पे किया है सर, क्या बोला मैंने, लेट सपोज मिस्टर एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी और उसने मिस्टर वाई से क्या किया सर, सामान परचेज किया है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से सामान परचेज किया है जी। अब मिस्टर वाई ने 10 लाख रुपए का सामान बेचा मिस्टर एक्स को एट द रेट ऑफ 28% ऑफ जीएसटी। तो 2,80,000 रुपए का सर इसका हो गया परचेज टैक्स। परचेज पे तो उसने जीएसटी पे किया, तो जो उसने परचेज पे जीएसटी पे किया उसका इसको क्रेडिट मिल जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करते टाइम। ठीक है सर, हमें समझ आ रहा है। चलिए जी, तो क्या बोला सर मैंने, परचेज पे जो जीएसटी पे किया है उसको बोलते हैं सर इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर मैंने बोला जीएसटी पे किया है, कोई अदर टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं सर आपसे। जैसे अगर आपने परचेज पे कोई एक्साइज ड्यूटी पे करी है सर, परचेज पे तो एक्साइज ड्यूटी पे ही नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। मैंने कहा सर ओके सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैं कहता हूं सर आपने अदर देन जीएसटी कोई टैक्स पे किया है परचेज पे, लाइक सर एंटरटेनमेंट टैक्स। मैंने कहा जी ओके। लाइक सर आपने वैट पे किया है। मैंने कहा सर ओके। तो हुआ क्या सर, अगर हमने परचेज किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, अगर हमने परचेज किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से और उस परचेज पे हमने कोई जीएसटी पे किया है, तो वो जो जीएसटी हमने पे किया है, रजिस्टर्ड पर्सन ने जो परचेज पे जीएसटी पे किया है, वो रजिस्टर्ड पर्सन के ई क्रेडिट लेजर में शो होगा सर। उसकी एक एसेट बन जाएगी जो कि लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए काम आएगी सर उसके पास। ठीक है सर, हमें समझ आ रहा है। सर अमाउंट इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ओनली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या मीनिंग सर, हमें समझ नहीं आती सर। सर हमें ना हिंदी समझाया करो, इंग्लिश हमें ना समझ नहीं आती कि इंग्लिश में आप बोल देते हो सर। हमें समझ में, अगर इंग्लिश समझ में आ जाए हमें तो हम किताब को उठा के पढ़ लें और समझ लें बातों को। मैंने कहा सर ओके, समझाते हैं सर। हमने पढ़ा था जी 4 मेजर हेड होते हैं और 5 माइनर हेड होते हैं। सर कौन कौन से मेजर हेड माइनर हेड पढ़े थे हमने? सर 4 पढ़े थे हमने मेजर हेड, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। सर 4 मेजर हेड पढ़े थे, आपने बता दिए। सर 5 माइनर हेड कौन कौन से पढ़े थे? सर 5 माइनर हेड पढ़े थे। टी से टैक्स पढ़ा था सर, आई से पढ़ा था सर इंटरेस्ट, पी से पेनल्टी, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी। सर और 2 चीजें क्या पढ़ी थी सर? उसके बाद पढ़ा था लेट फीस, उसके बाद पढ़ा था सर हमने अदर चार्जेस या अदर ड्यूज। मैंने कहा सर ओके। तो सर ई कैश लेजर में हमने क्या पढ़ा था कि ई कैश लेजर से हम किसी भी टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी ड्यू की पेमेंट कर सकते हैं। टैक्स की भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट की भी कर सकते हैं, पेनल्टी की भी कर सकते हैं, लेट फीस की भी कर सकते हैं और अदर चार्जेस की भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो हमारा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, उससे हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं सर। टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अदर्स। इन 5 में से सिर्फ और सिर्फ टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं सर। सर हमें समझ आ गया। तो सर क्या इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, लेट फीस की पेमेंट कैसे होगी? मैंने कहा सर इनकी पेमेंट होगी कैश में। हाँ सर आगे बढ़ो। चलिए जी, सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी सिमिलर चीज पढ़ेंगे। क्या सिमिलर चीज पढ़ेंगे सर? एसेट की तरह ही पढ़ेंगे इसको, कि जो हमने लास्ट क्लास में कैश के बारे में पढ़ा था। सर हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था अगर हम कैश अकाउंट मेंटेन करते हैं अपना, तो टू बैलेंस बीडी करते हैं, बाय बैलेंस सीडी करते हैं।
अगर कैश हमारे पास आ रहा है कि कहीं किसी भी सोर्स से, तो वो इंक्रीज होगा डेबिट साइड और डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड। लेकिन जब डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा हमारा एसेट अकाउंट, तो उस केस में उल्टा हो जाएगा सर, इन रिवर्स हो जाएगा सर। डिपार्टमेंट के पास बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, अगर हमारा एसेट बढ़ती है तो बाय में आएगी, और एसेट अगर डिक्रीज होती है तो टू में आएगी। सर हमें समझ आ रहा है, पढ़ाओ सर। चलिए सर, क्रेडिट क्या क्या चीजें होंगी ई क्रेडिट लेजर के अंदर, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होंगी सर? सर क्रेडिट वो चीजें होती हैं जिनसे आईटीसी का बैलेंस इंक्रीज होगा, हमारी एसेट का बैलेंस इंक्रीज होगा। सर बताओ सर, आईटीसी अवेल करेंगे अगर हम ऑन इनवर्ड सप्लाई, अगर हमने परचेज किया है अंडर इनवर्ड सप्लाई, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर। सर डिक्रीज कब होगा? जब हम उस आईटीसी से किसी आउटपुट टैक्स की पेमेंट कर देंगे, तो फिर डिक्रीज हो जाएगा, तो वो डेबिट में आ जाएगा। ठीक है सर। चलिए, अगर हम रिफंड क्लेम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, दैट मीन्स बैलेंस डिक्रीज होगा, तो डेबिट साइड आ जाएगा। और अगर हमारा रिफंड क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, अगर हमारा रिफंड रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में क्रेडिट साइड आ जाएगा वो। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। मैंने कहा जी ओके सर। लास्ट लेजर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। सर ये क्या बात करता है? सर ये बात करता है जो भी जितनी भी हमारी लायबिलिटी बनी जीएसटी के अंदर, जो भी हमारी जितनी भी लायबिलिटीज बनी, वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर शो होंगी। कैसे सर? अरे कौन कौन सी लायबिलिटी होती है हमारी, चलिए बताते हैं सर। हमने इस महीने की या इस टैक्स पीरियड की एक हमारी लायबिलिटी होगी जो हमने सेल्फ असेस की है। तो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा लायबिलिटी का? डिस्चार्ज ऑर्डर ऑफ क्या होगा लायबिलिटी का? सबसे पहले होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड, पिछले साल के सर, पिछले पीरियड के, इस पीरियड के नहीं। पहले कौन से ड्यूज क्लियर करोगे आप अपने? पिछले पीरियड के सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। सर ओके। नंबर सेकंड पे सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड अदर ड्यूज फॉर करंट ईयर, इस पीरियड की, सॉरी ईयर नहीं पीरियड। सर उसके बाद सर ऑल अदर ड्यूज, इसके अलावा जो और ड्यूज बच गए पिछले पीरियड के और करंट पीरियड के ड्यूज के अलावा, अगर आपके पास कोई अदर ड्यूज बच गए, जैसे सर डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस दिया है अंदर सेक्शन 73, 74, 74A में, तो उनकी उसकी पेमेंट आप इनके बाद करोगे। तो सर हमने तीन चीजें पढ़ी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड अदर ड्यूज ऑफ प्रीवियस पीरियड, नंबर सेकंड पे करंट पीरियड, नंबर थर्ड पे 73, 74 के अंदर अगर हम कोई पेमेंट करते हैं। चलिए सर, तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी के अंदर क्या होगा सर? सर नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो लायबिलिटी का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। अगर किसी चीज से लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट में, अगर किसी चीज से लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट में। लेकिन सर जब डिपार्टमेंट हमारा ई लायबिलिटी लेजर मेंटेन करेगा, तो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करेगा। डिपार्टमेंट क्या करता है, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी। अगर किसी चीज से हमारा लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। सर हमें समझ आती है आपकी बातें। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एनी सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी डेबिट साइड आ जाएगी, आपने अपनी लायबिलिटी अपनी निकाल ली कि इतनी लायबिलिटी मेरी है। नंबर सेकंड पे सर एनी डिमांड रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट, अगर कोई डिमांड को रेज कौन करता है? डिपार्टमेंट रेज करता है, तो वो डेबिट में आ जाएगी सर। ओके सर, क्रेडिट में क्या जाएगा? सर क्रेडिट में जाएगा लायबिलिटी की पेमेंट। दो तरीके से करते हैं सर हम पहला करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो एनी पेमेंट मेड फ्रॉम ई कैश लेजर। सेकंड करते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, तो एनी अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम ई क्रेडिट लेजर। ठीक है सर, हमें समझ आ गई सर आपकी बातें। चलिए जी सर, आप हमें आज और क्या क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा सर सुनिए, सर हम और पढ़ेंगे हाउ लायबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर। ध्यान से सुनना जी, हाउ लायबिलिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय अ रजिस्टर्ड सप्लायर। सर ई कैश लेजर से तो एनी लायबिलिटी कोई भी लायबिलिटी डिस्चार्ज की जा सकती है, और ई क्रेडिट लेजर से सर ओनली टैक्स की लायबिलिटी, दैट मींस
ई कैश लेजर से तो टैक्स की भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट की भी, पेनल्टी की भी, लेट फीस की भी और अदर ड्यूज की भी। और ई क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ टैक्स की लाइबिलिटी ही डिस्चार्ज होगी। सर हमें समझ आ रही है आपकी बातें। सर मैनर क्या होगा यूटिलाइजेशन का? मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ई क्रेडिट लेजर। सर अगर आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है आईजीएसटी के अंदर, आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है आईजीएसटी के अंदर, तो सबसे पहले आप आईजीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे। अगर सर आईजीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के बाद भी हमारे पास कोई आईटीसी का बैलेंस बचता है, तो सर उससे आप सीजीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हो, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जैसा चाहे वैसा कर सकता है सर। ठीक है सर। सर उसके बाद आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है सीजीएसटी के अंदर, आप उस आईटीसी ऑफ सीजीएसटी से कौन सी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे? सर सबसे पहले तो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी से सबसे पहले तो सीजीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। ठीक है सर। सर लेट सपोज सीजीएसटी की लायबिलिटी पे कर दी, उसके बाद भी हमारे पास कोई आईटीसी बचता है सीजीएसटी का, तो सर उससे हम आईजीएसटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे ओनली। हाँ सर। सर क्या एसजीएसटी की भी कर सकते हैं लायबिलिटी डिस्चार्ज? बिल्कुल नहीं करेंगे सर। चलिए सर अगला है सर आईटीसी ऑफ एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। इसके आईटीसी से हम सबसे पहले तो इसी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, दैट इज लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। और उसके बाद भी अगर कोई आईटीसी का बैलेंस बचता है तो उससे आईजीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है जी? ठीक है जी। फर्दर पढ़ेंगे सर। फर्दर फर्स्टली आईटीसी ऑफ आईजीएसटी शैल बी एग्जॉस्टेड। सबसे पहले आप आईटीसी ऑफ आईजीएसटी को ही एग्जॉस्ट करोगे, उसके बाद सर सीजीएसटी का आईटीसी एग्जॉस्ट करोगे, खत्म करोगे मतलब। उसके बाद सर अगर बचता है कुछ तो फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी को क्या करोगे आप? एग्जॉस्ट करोगे। चलिए सर। सर हमें आगे बताइए, क्या आपने अभी पढ़ा कि आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी? हाँ सर हमने पढ़ा। आपने सर बताया था कि अगर आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है सीजीएसटी का, तो आप उससे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है एसजीएसटी का या फिर यूटीजीएसटी का, तो आप उस आईटीसी से किस चीज की पेमेंट नहीं कर सकते? सीजीएसटी की। सर कितना आसान है ये तो, हमें तो आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। मैंने कहा सर ओके। चलिए जी सर आगे पढ़ेंगे हम रूल नंबर 86B। सर रूल नंबर 86B क्या कहता है? मैंने कहा सर याद करा दूंगा मैं आपको। पूरा जीएसटी सीए इंटरमीडिएट का पूरा जीएसटी आपको टिप्स पे याद कराऊंगा सर। आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, जैसे मैं करा रहा हूं भरोसा रखिए सर, भरोसा रख के आप पढ़िए सर क्लास में। आप भरोसा रख के मुझसे पढ़िए, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप एग्जाम तो क्वालिफाई करेंगे, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें लेके जाएंगे अपने साथ, जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर काम आएगा, जो आपको सीए फाइनल की पढ़ाई करते टाइम काम आएगा, जो आपको सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करते टाइम काम आएगा, जो आपको सीए बनने के बाद जॉब करते टाइम काम आएगा। सर बताइए। सर रूल नंबर 86B सर हम वैसे ही करेंगे जैसे आप पढ़ा रहे हो। मैंने कहा जी ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। रूल नंबर 86B सर बी से देखिए रूल आ गया। रूल का मतलब देखिए मैं ना चीजों को इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजें समझ आए, ना कि चीजों को मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा। सर कॉम्प्लिकेट कैसे होती है? मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि रूल का मतलब क्या होता है, सब रूल का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब क्या होता है, सब सेक्शन का मतलब क्या होता है। मैं आपको याद तो करा दूंगा, रूल नंबर ये, सेक्शन नंबर ये, सब सेक्शन ये। मैं इनकी डेप्थ में जाके आपको ये नहीं बताऊंगा ये होता क्या है, रूल का मतलब क्या होता है,
रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सब रूल का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब क्या होता है, सब सेक्शन का मतलब क्या होता है। वेस्टेज सर, वेस्टेज क्यों सर, पेपर में आपसे कोई ये नहीं पूछता रूल और सब रूल क्या होता है, आपको कंटेंट याद होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं ओवर स्मार्ट बनते हैं। बच्चा कहता है सर मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को ये चैप्टर सारा आता है, मेरे को जीएसटी में अच्छी कमांड बन रही है सर मेरे को आईटीसी चैप्टर अच्छे से आता है सर, मेरे को पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर अच्छे से आता है। अब टीचर बाप से बात करेगा, चल छोड़ तू, मेरे को ये बता रूल और सब रूल में क्या फर्क होता है, मेरे को ये बता सेक्शन और सब सेक्शन में क्या फर्क होता है। सर बिल्कुल खराब चीज है ये। मैं कहता हूं मान बाय चांस बच्चे ने बता दिया, मैं कहता हूं बाय चांस उसने बता दिया, क्या हो गया सर उससे, क्या बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, क्या बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा ये बता के कि सब रूल का मतलब ये होता है, रूल का मतलब ये होता है, सेक्शन का मतलब ये होता है, सब सेक्शन का मतलब ये होता है। ये तो सर इस तरीके की बात हो गई कि आप सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं, और आपसे कोई पूछने लग जाए कि सर क्या आपको ऐसे अनार आ से आम आता है, सब पॉसिबिलिटी है आपको आता हो, लेकिन श्योरिटी है कि 99% बच्चों को नहीं आता। सर आगे बढ़ो, एक बार समझाओ ना, आप क्या समझा रहे थे आगे। मैंने कहा बेटा 1 मिनट और। देखिए सर हम बचपन से लेके अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, हम सब जब तक चीजों को याद करते हैं जब तक वो चीज हमारे काम आती है, उसके बाद हम अक्सर चीजों को भूल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आज हम जिस डेस्टिनेशन पे हैं उससे पिछली सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं सर। हम सीए बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हम टैक्सेशन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें टैक्सेशन अच्छे से आएगा या आना चाहिए, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अकाउंटेंसी अच्छे से आनी चाहिए, हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आईबीसी अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस तो करते कर रहे हो, आप सीए हो, सीए इन प्रैक्टिस हो सर आप, और आप काम करते हो सिर्फ टैक्सेशन के अंदर। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं सर आपने है ना लॉ के बारे में बताओ सर, आईबीसी के बारे में बताओ, आप कहोगे अरे हमें तो नहीं आता सर ये, या अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप ये नहीं कहोगे, जज नहीं करोगे कि तू काय का सीए बन गया भाई, ऐसा नहीं होता। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है आप वो चीजें याद कीजिए जो आपके एग्जाम पर्पज के लिए रेलिवेंट है, फालतू की चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर आपको चीजें आसानी से याद हो रही हैं, देखिए मेन कंटेंट जो है एग्जाम का वो तो आपको याद करना है अच्छे से, अदर देन कोई कंटेंट आपको याद करा रहा है, रूल सब रूल सेक्शन सब सेक्शन, अगर आपको आसानी से याद हो रहे हैं तो याद कीजिए, अगर आपको आसानी से याद नहीं हो रहे साइड रख दीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको आपका पहला एम है, पहला ऑब्जेक्टिव है सीए बनना, सीए बनने के बाद आप इन चीजों की जानकारी लेते रहिए सर। कोई नहीं पूछ रहा फिर आपसे कि सब रूल क्या होता है, रूल क्या होता है। सीए बनने के बाद आपसे ये भी नहीं पूछेगा कोई आपको आप कौन से अटेम्प्ट में सीए बने, जो पूछेगा वो गधा है, कोई नहीं पूछेगा सर आपसे, जो पूछेगा वो गधा इंसान होगा, जो आपसे पूछेगा सर आप कितने अटेम्प्ट में सीए बने, आपसे कोई नहीं पूछेगा। सीए बनने के बाद आपकी नॉलेज मैटर करती है सर, आप उसके बाद नॉलेज गेन करते रहिए। अभी आपका ऑब्जेक्टिव है सीए बनना, एग्जाम क्रैक करना। सर रूल नंबर 86 बी, 86 बी क्या कहता है सर, सर मैं कहता हूं बी से क्या कहता है, ये बी से बाधा उत्पन्न करता है सर। ये रूल नंबर 86 बी क्या करता है सर, बाधा उत्पन्न करता है। कैसे बाधा उत्पन्न करता है सर, सर ये कहता है रूल नंबर 86 बी हैज बीन इंसर्टेड इन सीजीएसटी रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर। आपके ई क्रेडिट लेजर के अंदर जितना भी क्रेडिट रखा हुआ है,
आप उसमें से है ना मैक्सिमम, ये बोलता है इतना अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, टैक्स की पेमेंट करने के लिए, लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आप मैक्सिमम इतने अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने कि इतना नहीं कर सकते। कितना बोला सर? व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूज टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी टू 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी थ्रू ई क्रेडिट लेजर। क्या बोला सर? सर ये बोलता है अगर आपकी कोई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है तो मैक्सिममली आप 99% उसको ई क्रेडिट लेजर से पे करोगे, 1% तो आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। सर किन के ऊपर लगाई गई ये रिस्ट्रिक्शन? सर ये लगाई गई व्हेन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, अगर वैल्यू है किसकी? टैक्सेबल सप्लाई की, एक्सीड कर जाती है 50 लाख रुपीज पर मंथ, दैट इज इन अ मंथ। अगर आपकी किसी महीने की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, वो भी टैक्सेबल सप्लाई की, सर टैक्सेबल सप्लाई की जो वैल्यू आपकी, अगर आपकी, सॉरी मैंने क्या बोला, व्हेन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, व्हेन द वैल्यू, सर अमाउंट नहीं, लायबिलिटी का अमाउंट नहीं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड रुपीज 50 लाख, 50 लाख रुपए। तो इस केस में सर क्या होगा, आप मैक्सिमम 99% आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट आईटीसी से कर पाओगे सर। बैलेंस आप कैश में पे करनी पड़ेगी। बैलेंस कितनी बचेगी? 1%। लेकिन सर इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है सर? सर एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? सर एक्सेप्शन का मीनिंग है जहां जहां पर ये रूल नहीं लगता, जहां पर ये रूल नहीं लगता। क्या मीनिंग सर? हमें समझ नहीं आया आपकी बात का। बेटा इसका मीनिंग है भाई, इसका मीनिंग है कि अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू की, अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड कर भी जाए 50 लाख रुपए को, सॉरी अगर ना भी करे 50 लाख रुपए को, अगर आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड, सॉरी अगर एक्सीड कर भी जाए तब भी आपको आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। सर एक बार समझा दो हमें दोबारा से। बच्चा इसके अंदर होता क्या है, अगर मेरी किसी मंथ की आउटपुट, किसी मंथ की हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड कर गई 50 लाख रुपए, तो मेरे को मैक्सिमम 99% अपनी लायबिलिटी को आईटीसी से डिस्चार्ज कर सकते हैं, बैलेंस हमें कैश में करनी है। लेकिन अगर 50 लाख से एक्सीड कर भी गई तो कुछ केसेस के अंदर ये बात होगी ही नहीं कि आप इतना परसेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, बैलेंस आपको कैश में पे करनी पड़ेगी। सर कौन कौन से केस है? व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर लोकल अथॉरिटी, तो इस केस में ये एक्सेप्शन, ये रूल काम नहीं करेगा। नंबर सेकंड है सर, when the registered person has discharged his liability towards output tax through e-cash ledger for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year। जिस महीने की आपकी टैक्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड कर गई 50 लाख रुपए से, जिस महीने की आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड कर गई 50 लाख रुपए से, उस महीने की आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 1% या उससे ज्यादा कैश में पे कर दी है। अरे सर वही बात तो हो गई फिर, ये तो क्या आपको बैलेंस जो बचे 1% तो आपने पे कर दी ना कम से कम कैश में, बैलेंस आप क्रेडिट लेजर से पे कर दो। हाँ सर ये तो बिल्कुल आसान है। चलिए सर नंबर थर्ड केस है सर, where the specified person paid income tax more than 1 lakh rupees in each of the last 2 financial year। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर स्पेसिफाइड पर्सन, पढ़ेंगे सर स्पेसिफाइड पर्सन होता कौन है, अगर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड पर्सन 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे कर रहा है, एक्सीड बोला सर, एक्सीड 1 लाख रुपीज इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वो प्रोप्राइटर खुद या उसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म,
अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो पार्टनरशिप फर्म खुद या एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर कंपनी का केस है तो सर कंपनी खुद या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर एनी ऑफ टू होल टाइम डायरेक्टर्स। अगर एचयूएफ का केस है तो सर एचयूएफ खुद या फिर कर्ता। ठीक है सर। नंबर फोर्थ केस आता है सर आपको वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में उसको रिफंड मिला है 1 लाख रुपए से ज्यादा का, किस और कब मिला है? अगर उसने एक्सपोर्ट करी है अंडर बॉन्ड या एलयूटी, या फिर उसने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में कोई सेल करी थी और उसका रिफंड मिला उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा का। इस केस में क्या होगा सर, उन पे रूल नंबर 86B अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर, हमें समझ आ रहा है। क्या सर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया? मैंने कहा सर इस चैप्टर का बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा पार्ट अभी और रहता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है सर। इस चैप्टर का एक छोटा सा नन्हा सा पार्ट अभी रहता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है। आज ही कंप्लीट करेंगे सर उसको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।